Hello everyone, welcome to IQ Civil's IS Academy. So today in this session I will be discussing very important issue which was there in the newspaper, that is section 153A. तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को कहा था कि अब रेगुलरिटी मैं मेंटेन करने की कोशिश करूंगा, ओके, ताकि आप सभी के सामने जो रेगुलर इश्यूज हैं उनको इजी वे में आपको समझाया जा सके। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक कोच का काम जो होता है, ये याद रखिएगा, एक कोच का काम जो होता है वो चीजें सिखाना होता है, पढ़ाना नहीं होता, वो होता है सिखाना। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप देखेंगे कि कोच का काम होता है गाइड करना, गाइड। समझ में आ रहा है? और यही आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी का विजन है कि आप सभी को अच्छे से गाइड किया जाए। जो भी चीजें हैं, जो भी इश्यूज हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है आपका, उसको इजी लैंग्वेज में आपको डिलीवर किया जाए। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ ही साथ आज का जो हमारा इशू है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विच वॉज देयर इन द न्यूज़पेपर। ओके, तो ये न्यूज़पेपर में था सेक्शन 153A और केस स्टडी है पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस लीडर है। ओके, सो हाउ सेक्शन 153A हैज बीन मिसयूज्ड। ओके, तो बेसिकली द हिंदू में ये आर्टिकल आया 25 फरवरी को, और इस आर्टिकल का जो मेन हेडलाइन है, दैट इज पवन खेड़ा अरेस्ट सेक्शन 153A, इट्स यूज एंड मिसयूज। क्लियर? नाउ कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दैट कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा हैज बीन बुक्ड अंडर आईपीसी सेक्शन, आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी सेक्शन इंक्लूडिंग 153A, 505 एंड 295A। क्लियर? अब सबसे बड़ी चीज जो है, व्हाट डू दीज सेक्शन से, ये सेक्शन क्या कहते हैं, किस तरीके से इनको यूज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है, तो इन पर्सपेक्टिव के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? सो दिस इज अवर कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं 153A है क्या। सेक्शन 153A ऑफ इंडियन पीनल कोड, ओके, जो कि आप देख सकते हैं यहां पर 153A। दिस section says that promoting enmity, okay, promoting enmity between different groups on ground of religion, race, place of birth, residence, language, etc. Clear? Or doing acts prejudicial to maintenance of harmony. क्लियर? तो बेसिकली ये याद रखिएगा, दिस इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years। ये जो चीज है, ये एनिमिटी की जो है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी बेसिस पर अगर एनिमिटी प्रमोट किया जा रहा है, सो दिस इज पनिशेबल। ये क्या है? पनिशेबल, पनिशेबल। और सजा कितने साल की है? पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years, 3 साल तक। समझ में आ रहा है? और फाइन भी लगाया जा सकता है, और विद फाइन और बोथ, दैट मीन्स इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन बोथ। ये कहता है सेक्शन 153A। समझ में आ रहा है? नाउ ये जो प्रोविजन है इसको एनेक्ट किया गया था 1898 में। दिस प्रोविजन, ये जो प्रोविजन है, समझ में आ रहा है, दिस प्रोविजन was enacted in 1898। 1898 में इसको याद रखिएगा एनेक्ट किया गया। दैट मीन्स ओरिजिनल पीनल कोड में नहीं था, इट वॉज नॉट देयर इन ओरिजिनल पीनल कोड।
अब आप कहेंगे कि सर 1898 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ था। यस, देयर आर सम लॉज, क्लियर, देयर आर सम लॉज विच इंडिया हैज अडॉप्टेड विच आर कॉल्ड एज ब्रिटिश लॉज। ये इंडियन पीनल कोड क्या है? ब्रिटिश प्रोडक्ट है, ब्रिटिश प्रोडक्ट। आज भी हम ब्रिटिशर्स के कुछ लॉज को यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थोड़ा सा इसका भी मैं आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर लॉ, मदर लॉ ऑफ ऑल लॉज, ऑफ ऑल लॉज। यस, बिकॉज कोई भी लॉ जो बनाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा में रहकर बनाया जाएगा। ओके, सो any law which is created by the legislature, it should be under the boundaries of constitution. So constitution is the mother law, and rest all the ordinary laws are the baby laws, baby laws। बाकी सब क्या है? बेबी लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? मदर लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 26 नवंबर 1949। समझ में आ रहा है? एनफोर्समेंट कब हुआ? 26 जनवरी 1950। क्लियर? और इसी के बाद जो भी लॉज आए वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आए, इसीलिए इनको बेबी लॉज कहा जाता है बाकी लॉज को। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है सर तो कुछ लॉज तो हमने ब्रिटिश के भी लिए हुए हैं, उनको क्या कहा जाता है? यस, फॉर एग्जांपल इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड लाइक दीज। तो ये जो लॉज हमने लिए, दीज आर कॉल्ड एज अडॉप्टेड लॉज, हमने इन्हें अडॉप्ट किया है। दीज आर कॉल्ड एज adopted laws because these laws are part of British product। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें अडॉप्ट कर लेता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ ब्रिटिश लॉज को अडॉप्ट किया। आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर एवरीवन? नाउ तो मैंने आपको जैसा कि बताया सेक्शन 153 ए क्या है? पनिशेबल with imprisonment up to 3 years or fine or both। Clear? It was enacted in 1898, so it was not there in original law। समझ में आ रहा है? ओरिजिनली ये नहीं था, ओरिजिनल पीनल कोड में ये नहीं था। क्लियर? तो कॉन्टेक्स्ट अभी मैंने अभी आपको बताया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट क्या है। सुप्रीम कोर्ट, अब ये याद रखिए कॉन्टेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड इंटरिम बेल टू अ पॉलिटिशियन। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दे दी पॉलिटिशियंस को हु हैड बीन अरेस्टेड फॉर एलिज हेट स्पीच। जिसको अरेस्ट किया गया हेट स्पीच के लिए। किसने अरेस्ट किया? आसाम पुलिस ने। इसीलिए ये मैं एक अलग से इशू लेकर आया ताकि आप सभी लोग आए एपीएससी के लिए भी तैयार है कि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। Under IPC section including 153A, 505, 295A। This much is clear to all of you। अब कुछ डिटेल्स बता देता हूं। बहुत सारी एफआईआर रजिस्टर की गई है पवन खेड़ा के खिलाफ, कांग्रेस लीडर जो है, अगेंस्ट हिम मल्टीपल एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। मेंशन्ड ऑफेंसेस रेंजिंग फ्रॉम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, समझ में आ रहा है, इम्प्यूटेशंस एंड एजर्शन। ओके, तो ये कुछ याद रखिएगा, इनके खिलाफ बहुत सारे एफआईआर पूरे ऑल ओवर द कंट्री रजिस्टर की गई है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के भी इनके ऊपर चार्जेस लगाए जा चुके हैं। समझ में आ रहा है? देन इम्प्यूटेशन, इम्प्यूटेशन याद रखिएगा एक तरीके का एक्यूजेशन होता है, एक्यूज करना। इसको हम कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ चार्ज और क्लेम। ओके, चार्ज और क्लेम दैट someone has done something, done something। क्लियर? अब क्या चीज किया होगा? समथिंग अनडिजायरेबल,
undesirable. That means he must have done something undesirable. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. So there are grounds for inquiring into the imputations of misconduct against him. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. तो एक तरीके से ये जो जब हम बात करते हैं, इट कैन बी अ एक्ट ऑफ फॉल्ट और क्राइम ऑल्सो. इम्प्यूटेशन याद रखिएगा, ये फॉल्ट भी हो सकती है, क्राइम भी हो सकता है. कोई भी चार्ज लगाना जो कि अनडिजायरेबल हो. ओके, तो इम्प्यूटेशन के चार्जेस भी इनके ऊपर लगाए गए. इम्प्यूटेशन का जो अगर हम कह दें इजी लैंग्वेज में जो मीनिंग होता है, अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में मीनिंग होता है इल्जाम. इल्जाम समझ में आ रहा है. एंड एजर्शंस. तो अब एक चीज याद रखिए, इम्प्यूटेशन चार्जेस लगे हैं, एजर्शन समझ में आ रहा है. तो एजर्शन क्या होता है? एजर्शन याद रखिएगा एक तरीके का फोर्सफुल स्टेटमेंट होता है, और बिलीफ समझ में आ रहा है. तो ये याद रखिएगा. तो ये कुछ चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इम्प्यूटेशन मतलब इल्जाम भी लगे हुए हैं, एजर्शन ओके मतलब कोई भी चीजें फोर्सफुली कहना, बल देकर कहना, ये सारी चीजें समझ में आ रहा है. ये याद रखिएगा. एलिगेशंस आप कह सकते हैं. ओके, इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो एलिगेशंस भी हम कह सकते हैं. सो ये सारी चीजें, these are prejudicial to national integration, okay, which promotes enmity between religions. तो इनके ऐसे व्यूज जो कि प्रीजुडिशियल नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे एनमिटी हो रही है रिलीजन्स के बीच में, तो एफआईआर में मेंशन किया गया है, इनके खिलाफ जो एफआईआर आई उनमें मेंशन किया गया है सेक्शन 153 बी 1. अब ये क्या है? ये सेक्शन कहता है मेकिंग इम्प्यूटेशंस, assertions prejudicial to national integration. समझ में आ रहा है. इन्होंने इम्प्यूटेशंस बनाए, बहुत सारी चीजें बोली हैं, assertions ओके, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के लिए खतरा है. समझ में आ रहा है. देन 295A. 295A क्या कहता है सेक्शन? आप देख सकते हैं, डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट. समझ में आ रहा है, जिसमें इनका इंटेंशन ये था कि रिलीजियस फीलिंग्स को आउटरीच किया जाए ऑफ एनी क्लास बाय इंसल्टिंग इट्स रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ. किसी रिलीजन को आप गलत तरीके से बोलकर उनके रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट करना, ये आता है 295A में. देन सेक्शन 500 कहता है डिफेमेशन. ये याद रखिए, सेक्शन 500 किस चीज के बारे में बात करता है? डेफेमेशन के बारे में. समझ में आ रहा है. तो अब ये याद रखिए, डेफेमेशन मतलब एक तरीके से मानहानि. क्लियर. और 504 कहता है इंटेंशनल इंसल्ट, ताकि पीस को नुकसान पहुंचाया जा सके. कि इंटेंशनली किसी चीज को इंसल्ट किया जा रहा है ताकि जो पीस हार्मनी है उसको नुकसान पहुंचाया, प्रोवोक किया जा सके. दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो ये कुछ मीनिंग्स थे इन सभी सेक्शंस के. तो ये याद रखिएगा. दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर योर, नाउ दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी, दैट इज जीएस पेपर 2. समझ में आ रहा है. एंड somehow it is also related with social issues. सोशल इश्यूज में एक टॉपिक है कम्युनलिज्म. समझ में आ रहा है. तो उसका भी ये पार्ट है जीएस पेपर 1. This much is clear to all of you. Now many politicians and law experts have criticized these laws. इन लॉज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया. ये जो लॉज आप देख रहे हैं, सेक्शन 153B1, 295A, 500, 504, बहुत सारे पॉलिटिशियन लॉ एक्सपर्ट्स ने इनको क्रिटिसाइज किया. कहा कि ये कहीं ना कहीं ये लॉज रेस्ट्रिक्ट करते हैं फ्री स्पीच. किस चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं? फ्री स्पीच को. फ्री स्पीच की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 19 करता है, बट विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. विद सम रीजनेबल restrictions. Clear? That means misusing the legal process for political purpose. Clear? Now, first of all, section 153A of Indian Penal Code.
व्हाट डज दिस एक्ट सेज दैट? तो अभी मैंने आपको बताया शुरू में ही, ओके, कि सेक्शन 153 ए बात करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, एनीथिंग, ओके, तो जिससे हमारी हार्मनी को नुकसान पहुंचता है। तो ये एक ऑफेंस है, अप टू इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, अप टू 3 years और विद अ फाइन और बोथ। सो बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, दिस प्रोविजन वाज नॉट देयर इन ओरिजिनल पीनल कोड। मैंने अभी आपको बताया इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1898। तो जब अमेंडमेंट हुआ, एट द टाइम ऑफ अमेंडमेंट, प्रमोटिंग क्लास हेट्रेड वाज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ ऑफ सेडिशन। तो जब अमेंडमेंट हुआ था पीनल कोड में, तो उस टाइम पीरियड में कैसा लॉ था कि अगर कोई क्लास हेट्रेड प्रमोट करता है, वो किसमें बुक होगा? इंग्लिश लॉ ऑफ सेडिशन में। बट इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन इंडियन लॉ। तब ये इंडियन लॉ में नहीं था, क्योंकि इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद ऐसा क्या हुआ, तो एक केस आया आफ्टर इंडिपेंडेंस, रंगीला रसूल केस, जिसमें पंजाब हाई कोर्ट ने द हिंदू पब्लिशर को पार्डन किया था, जिन्होंने नेगेटिव रिमार्क्स लिखे थे प्रॉफिट की प्राइवेट लाइफ पर। द हिंदू पब्लिशर को पार्डन किया था जिन्होंने नेगेटिव रिमार्क्स लिखे थे प्रॉफिट की पर्सनल लाइफ पर, और उनको चार्ज किया गया था अंडर सेक्शन 153A। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? क्रोनोलॉजिकल वाइज चीजों को समझते हुए चलिए। क्लियर? तो ये था सेक्शन 153A। अब इसी के साथ ही साथ एक और सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 505। समझ में आ रहा है? सेक्शन 505 क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन 505 says that, okay, it says that, or it penalizes the statement which conducts to public mischief, जिनकी वजह से, याद रखिएगा, जिन स्टेटमेंट से पब्लिक मिसचीफ हो, उसको उसको पेनलाइज करता है सेक्शन 505। समझ में आ रहा है? सो इट वाज इंट्रोड्यूस, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में। समझ में आ रहा है? दिस वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन 1969 बिकॉज द ऑफेंस was widely amended to enlarge its scope to prevent communal tension। और बेसिकली इसको इसीलिए अमेंड किया गया ताकि जो कम्युनल टेंशन है, टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, एनीथिंग, डिस्क्रिमिनेशन, उनको प्रिवेंट किया जा सके। समझ में आ रहा है? सो इस ऑफेंस को भी कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया। दैट मींस कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? जहां पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है बिना किसी वारंट के। पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट अ वारंट। दैट दोज ऑफेंसेस आर कॉल्ड एज कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। अब एक डेटा आया, डेटा कहां से? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये डेटा शो करता है द रेट ऑफ कन्विक्शन फॉर सेक्शन 153A इज वेरी लो। जो रेट ऑफ कन्विक्शन है वो काफी कम है। अराउंड कहा जाता है 1804 केसेस रजिस्टर किए गए थे 2020 में, विच वाज 6 टाइम्स हायर देन the 323 cases in 2014। 2014 में सिर्फ 323 थे, ओके। बट कन्विक्शन रेट जो है, कन्विक्शन रेट इन 2020 वाज 20.2% ओनली। समझ में आ रहा है? सो इसीलिए ये सजेस्ट किया जा रहा है कि प्रोसेस ऑफन बिकम्स दी पनिशमेंट नाउ। क्लियर? सो बेसिकली अब पूरे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से एफआईआर जो रजिस्टर हो रही है, ओके, अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, याद रखिए, एफआईआर रजिस्टर हुई पवन खेड़ा के खिलाफ, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं, विच ड्रेन्स द रिसोर्सेज ऑफ एक्यूज टू सिक्योर लीगल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर अलग अलग स्टेट से एफआईआर रजिस्टर होगी तो हर जगह लीगल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, कहीं एक जगह तो आप रह नहीं सकते अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से एक्यूज किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या हो रहा है, जो एक्यूज है उसकी जो रिसोर्सेज है उस पर काफी असर पड़ेगा, ओके। तो ये कुछ एक बहुत बड़ा कंसर्न है।
अब सेफगार्ड्स क्या क्या है अगेंस्ट मिसयूज? वी नीड टू अंडरस्टैंड दी सेफगार्ड्स अगेंस्ट मिसयूज. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सेफगार्ड्स. सो सेक्शन 153A एंड 153B, समझ में आ रहा है? इट रिक्वायर प्रायर सैंक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन. सबसे पहला इन्हें क्या चाहिए होता है? गवर्नमेंट से सैंक्शन चाहिए होता है. समझ में आ रहा है? फॉर इनिशिएटिंग प्रोसिक्यूशन. ओके. और ये चीज कब होगी? ये चीज जरूरत होती है ट्रायल शुरू होने से पहले. दिस इज रिक्वायर्ड बिफोर द ट्रायल बिगिंस. ऐसा नहीं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो रहा है. ओके, नो, दिस इज नॉट एट अ स्टेज ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. समझ में आ रहा है? तो ये ट्रायल से पहले याद रखिए ये सेफगार्ड दिया हुआ है कि आप गवर्नमेंट से सैंक्शन लें फॉर प्रोसिक्यूशन. समझ में आ रहा है? नाउ अब 2014 में, तो अब एक चीज याद रखना, अब 2014 में हुआ क्या? सबसे पहली चीज तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताई. समझ में आ रहा है? कुछ गाइडलाइंस बताई. तो गाइडलाइंस एज आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट, तो ये बेसिकली क्या है? कुछ गाइडलाइंस है. गाइडलाइंस, ओके, एज आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ तो फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याद रखिए, अब इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी. कौन से केस में? एक केस आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस. समझ में आ रहा है? केस आया अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया कि कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि आर्बिट्री अरेस्ट को रोका जा सके. समझ में आ रहा है? दैट मींस सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? established a set of standards, okay, to prevent arbitrary arrest. To prevent arbitrary arrest. That means जो indiscriminate arrest हो रही थी उनको कर्ब किया जा सके. समझ में आ रहा है? तो कहा गया, तो गाइडलाइंस के हिसाब से वो ऑफेंसेस दैट कैरी, फॉर ऑफेंसेस दैट कैरी अ सेंटेंस ऑफ लेस देन 7 years, वो ऑफेंसेस जिसमें 7 साल से कम की पनिशमेंट है, ओके, पुलिस कैन नॉट ऑटोमेटिकली अरेस्ट एंड एक्यूज बिफोर इन्वेस्टिगेशन. उस केस में मान लीजिए ऐसे लोग जिनको 7 साल से कम की सजा मिली है, उस केस में पुलिस उन लोगों को ऑटोमेटिकली अरेस्ट नहीं कर सकती. बिना इन्वेस्टिगेशन के आप अरेस्ट नहीं कर सकते. ऐसा कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने. सो विद सेंटेंसेस ऑफ लेस देन 7 years देयर इज नो ऑटोमेटिक अरेस्ट. दिस वाज सेड इन अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस. क्लियर? तो इसीलिए अब ये याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस पुलिस कैन नॉट ऑटोमेटिकली डिटेन द एक्यूज्ड पर्सन. समझ में आ रहा है? बिफोर एन इंक्वायरी फॉर ऑफेंसेस दैट रिजल्ट्स इन अ पेनल्टी ऑफ लेस देन 7 years. क्लियर? तो बेसिकली ये कहा गया कि रेगुलेशन के हिसाब से ये कहा जा रहा है पुलिस ऑटोमेटिकली किसी को भी डिटेन नहीं कर सकती, किसी भी एक्यूज पर्सन को, जब तक वो इंक्वायरी नहीं करेंगे ऑफेंसेस की जिसमें पेनल्टी 7 साल से इन अ पेनल्टी ऑफ लेस देन 7 years. दैट मींस पेनल्टी 7 साल से कम की होगी. समझ में आ रहा है? तो ये कहा किसने? सुप्रीम कोर्ट ने ये कुछ गाइडलाइंस दी. अब प्रूफ ऑफ इंटेंशन कहां पर हमें पता चलता है? तो अब ये जो पैराग्राफ है एडिटोरियल में, ओके, दिस टॉक्स अबाउट प्रूफ ऑफ इंटेंशन. अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता लगाना होता है कि ये चीजें हैं? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे चीजों को, तो आपको भी समझ में आ जाएगा. प्रूफ ऑफ इंटेंशन. So in 2021, okay, Supreme Court ruled that state would need to demonstrate the purpose in order to get a conviction under section 153A. Yes, Supreme Court ने कहा कि स्टेट को
प्रूव करना पड़ेगा, स्टेट विल हैव टू प्रूव इंटेंट फॉर सिक्योरिंग अ कन्विक्शन अंडर सेक्शन 153A। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली कोर्ट ने ये कहा कि जो वर्ड्स यूज किए गए हैं एलिज क्रिमिनल स्पीच, ओके, ये याद रखें। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन शब्दों का यूज किया गया है स्पीच में, हेटेड स्पीच, क्रिमिनल स्पीच में, ओके, जिसकी वजह से एलिज किया जा रहा है, ओके, इट शुड बी जज फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ रीजनेबल, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म एंड करेजियस मैन। समझ में आ रहा है? तो इन स्टेटमेंट्स को, इन स्पीच को हमें जज करना है रीजनेबल लोगों के हिसाब से, जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड, फर्म, करेजियस मैन जो है। समझ में आ रहा है? तो अब इससे क्या होगा कि इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, क्या किस तरीके की स्पीच दी जा रही है, एंड नॉट दोज ऑफ वीक एंड वैसिलेटिंग माइंड्स, नॉर ऑफ दोज हु कैन डेंजर इन एवरी हॉस्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें प्रॉपरली जो स्टैंडर्ड्स हैं क्रिमिनल स्पीच के, रीजनेबल बेसिस पर उन्हें चीजों को, जो वर्ड्स का यूज किया गया है, हमें उन्हें जज करना होगा। समझ में आ रहा है? ताकि इसका कहीं से भी बिल्कुल भी मिसयूज ना किया जा सके। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी से हेट स्पीच, जब हम हेट स्पीच की बात करते हैं, हेट स्पीच है क्या? हेट स्पीच याद रखिए, इट कवर्स मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? हेट स्पीच कवर्स मेनी फॉर्म्स of expression. Clear? That means it can be defined as any kind of communication in speech, चाहे वो स्पीच के फॉर्म में हो, राइटिंग के फॉर्म में हो, या बिहेवियर हो। समझ में आ रहा है? या कोई डेरिवेटरी मार्क हो, रिमार्क्स हो, या डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज का यूज किया गया हो किसी इंसान से रिलेटेड, या रिलीजन से रिलेटेड, एथनिसिटी से रिलेटेड, नेशनैलिटी के बेसिस पर, रेस, कलर, एनीथिंग, ओके, दैट कम्स अंडर हेट स्पीच। तो बेसिकली हेट स्पीच है क्या? इसको किस लिए यूज किया जाता है? इट इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग थ्रेटनिंग वर्ड्स। जब थ्रेटनिंग, धमकाने वाले वर्ड्स का यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, जिससे इंसान फियर क्रिएट करना चाहता हो सोसाइटी में। क्लियर? तो बेसिकली हेट स्पीच कवर्स मेनी फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन विच एडवोकेट और इंसाइट और प्रमोट और you can say justify hatred, violence, discrimination against any person, clear, or group of persons, it and कोई भी रीजन हो सकता है, वैरायटी ऑफ रीजंस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक तरीके से क्या है, ये डेंजर है डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। हेट स्पीच क्या है? इट क्रिएट्स डेंजर फॉर डेमोक्रेटिक सोसाइटी। समझ में आ रहा है? डेमोक्रेसी में डिस्कशन होता है, डेरिवेटरी रिमार्क्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो इट पोजेस ग्रेव डेंजर्स फॉर द कोहेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, तो इसीलिए प्रोटेक्शन दिया गया ह्यूमन राइट्स का, इसीलिए तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है, ह्यूमन राइट्स, ओके, देन रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीजें इसीलिए ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। एंड टुडे इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस टू द रूल ऑफ लॉ इन अवर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑल्सो। क्लियर? बिकॉज इट somehow it creates communal structure in our society. Okay, so hate speech is a serious global challenge also. ये global challenge हो गया आज in the era of social media. Okay, so recently Facebook in its transparency report में Facebook ने disclose किया है कि that Facebook had ended up taking down 3 million hateful posts। तो फेसबुक ने खुद, याद रखिए, 3 मिलियन हेटफुल पोस्ट को हटाया फ्रॉम इट्स प्लेटफॉर्म, वाइल यूट्यूब क्या कहता है? यूट्यूब कहता है 25,000 पोस्ट इन अ मंथ अलोन ओनली। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली इट इज अ डेंजर फॉर अवर सोसाइटी। क्लियर?
तो अब कंसर्न क्या है? सबसे बड़ी चीज है कंसर्न। कंसर्न ये है क्रिमिनल लॉ जो है, क्रिमिनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन हेट स्पीच। ये डिफाइन नहीं करता हेट स्पीच के बारे में। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी हेट स्पीच के बारे में डिफाइन नहीं करता। समझ में आ रहा है? सो हेट स्पीच हैज नॉट बीन डिफाइंड इन एनी लॉ इन इंडिया, एनी लॉ ऑफ इंडिया। Clear? That is why, in this sense, hate speech is an extreme form of intolerance which contributes to hate crime. Okay? So it is creating some kind of intolerance. इसीलिए तो ये create कर रहा है intolerance. Intolerance. Clear? So that is why legal provisions in certain legislations prohibits select form of speech. समझ में आ रहा है? इसीलिए कुछ लीगल सर्टेन लेजिस्लेशंस में कुछ चीजें जो है प्रोहिबिट की गई हैं, कुछ तरह की स्पीचेस जो है प्रोहिबिट की गई हैं। इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये जो आर्टिकल है ये इसीलिए याद रखिए, दिस कम्स विद रीजनेबल restrictions. Remember these things. So hate speech is one of the is the root of many forms of violence. Clear? That are being committed. Clear? तो बेसिकली हेट स्पीच का जो सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट दिखता है वो इसलिए है इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन काफी ज्यादा हो रहा है अलोंग कम्युनल लाइंस, ग्रोइंग इलेक्टोरल मोबिलाइजेशन अलोंग कम्युनल लाइंस, क्योंकि इंडिया में जो इलेक्शंस है उसमें रिलीजन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है? ओके, सो इट नॉट ओनली negatively affects human right values but also affects socio-economic development of the nation, and this also undermines constitutional values. हेट स्पीच क्या प्रमोट करेगा, किस वैल्यू को हार्म करेगा? फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ब्रदरहुड, इक्वेलिटी, इन चीजों को हार्म पहुंचता है हेट स्पीच से। This much is clear to all of you now. So hate speech has reached a systematic, or you can say systemic presence, clear, in the media also. इंटरनेट के थ्रू पहुंच चुका है, काफी ज्यादा मीडिया में प्रेजेंस है, इंटरनेट के थ्रू है। इलेक्ट्रल कैंपेन से आज हर दिन एवरीडे लाइफ में हेट स्पीच प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? बहुत सी तरीकों की हेट स्पीच है। अब्यूसिव स्पीच डायरेक्टेड अगेंस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटीज, डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन्स जो शुरू हो गए, टीवी चैनल, सोशल मीडिया, ट्रोलिंग हो गया, फेक न्यूज, all these things are becoming new normal. समझ में आ रहा है? So this is also a threat for national security of India. National security. तो ये जो चीज है, this is also related to your GS paper 3, that is internal security. Internal security. That is why in 2019 सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन को, और ये बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? इलेक्शन कमीशन बिकम्स टूथलेस फॉर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स जो इलेक्शन कैंपेन में हेट स्पीच में इन्वॉल्व है, इसीलिए तो टूथलेस बॉडी कहा गया। समझ में आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप एक्शन लीजिए। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। तो हेट स्पीच और आर्टिकल 19 को हमेशा कनेक्ट करके पढ़ना। अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कनेक्ट करना है। क्लियर? सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट आर द प्रोविजंस अंडर प्रेजेंट लॉज टू डील विद हेट स्पीच, ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो अभी भी है प्रेजेंट लॉज में जो डील करते हैं हेट स्पीच से? ओके, सो अगर हम देखें ओवरऑल, सो देयर आर वेरियस लॉज। ओके, सेक्शन 153A, 295A, 298 of Indian Penal Code
which criminalize the promotion of hostility between different groups of people on grounds of religion and language. समझ में आ रहा है? तो सेक्शन 125 क्या कहता है आरपीए एक्ट का? सेक्शन 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पॉलिटी। ध्यान रखिएगा, इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, एपीएससी एंड यूपीएससी बोथ। Clear? So this section 125 RPA Act says that any person during an election campaign, अगर कोई भी इंसान इलेक्शन कैंपेन के दौरान प्रमोट कर रहा है हॉस्टिलिटी, हॉस्टाइल फीलिंग्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, ओके, ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा और इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी 3 साल तक और फाइन भी लगाया जाएगा। और बोथ, कोई भी इंसान अगर इलेक्शन कैंपेन के दौरान हॉस्टिलिटी प्रमोट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, एनीथिंग, so this is punishable with imprisonment up to 3 years and a fine or both. This much is clear to all of you. Now what are the suggestions to curb the menace of hate speech? अब ऐसे कौन से सजेशंस है जिनसे हेट स्पीच को हम कर्ब कर सकते हैं? समझ में आ रहा है? अब ऐसे कौन से सजेशंस हैं? तो पहली चीज, अच्छे से ये जो हेट स्पीच का जो ट्रेंड चालू हो गया है, इसको अच्छे से क्या किया जाए, एनालाइज किया जाए। मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग हेट स्पीच ट्रेंड, दैट मींस authorities they should recognize, they should collect data, they should analyze hate speech trends। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब तक आप ट्रेंड और डेटा आपके पास नहीं होगा, आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। ओके, अब इसके रूट कॉजेस क्या है, इसको आप पकड़िए। ओके, कि ऐसी चीजें क्यों हो रही है सोसाइटी में। एड्रेसिंग रूट कॉजेस, ड्राइवर्स और एक्टर्स ऑफ हेट स्पीच की इनके पीछे कौन है, समझ में आ रहा है? तो गवर्नमेंट को एक, याद रखिए, स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसमें दे शुड अडॉप्ट कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रूट कॉजेज, व्हाट आर द रूट कॉजेज और व्हाट आर द ड्राइवर्स व्हिच प्रमोट्स हेट स्पीच, एंड देन गवर्नमेंट शुड टेक रेलेवेंट एक्शन ताकि उनके इंपैक्ट से निपटा जा सके। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट एक्टर्स हु चैलेंज हेट स्पीच। गवर्नमेंट should identify and support actors those who challenge hate speech also। तो गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्लियर? देन एंगेजिंग एंड सपोर्टिंग द विक्टिम्स ऑफ हेट स्पीच। अब जो विक्टिम्स हैं हेट स्पीच के, उनका वो सपोर्ट चाहिए, उनके साथ गवर्नमेंट को एंगेज करना चाहिए, गवर्नमेंट को सॉलिडारिटी शो करनी चाहिए। जो विक्टिम्स हैं हेट स्पीच के, गवर्नमेंट को एनफोर्स करना चाहिए ह्यूमन राइट्स सेंटर्ड मेजर्स ताकि हेट स्पीच को काउंटर किया जा सके, जिससे वॉयलेंस डी एस्केलेट हो, ना कि बढ़े। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए, काउंटरिंग मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रमोट मेजर्स टू एंश्योर द राइट्स ऑफ विक्टिम्स। जो विक्टिम्स की राइट्स हैं उनको आप एंश्योर करिए, देयर राइट शुड बी अपहेल्ड, देयर नीड शुड बी एड्रेस्ड। समझ में आ रहा है? दे शुड बी गिवन रेमेडीज, जो विक्टिम्स हैं उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए प्रॉपर, एंड साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दी जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट अकेले अगर ये चीज नहीं कर सकती, या गवर्नमेंट इसमें अदर ग्रुप्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट मस्ट ऑल्सो एंगेज विद प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, प्राइवेट सेक्टर जो एक्टर्स हैं। ओके, देन सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, सोशल मीडिया कंपनीज, टू एड्रेस एंड काउंटर हेट स्पीच। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटीज में एक पार्टनरशिप बढ़ेगी। ओके, दिस विल बी रिजल्टेड इनटू गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी रिलेशनशिप, गवर्नमेंट इंडस्ट्री रिलेशनशिप। ओके, देन गवर्नमेंट शुड क्रिएट अवेयरनेस प्रोग्राम दैट पीपल शुड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, non-discrimination, tolerance should be there। समझ में आ रहा है? Respect for other culture and religions as well as, okay, gender equality को प्रमोट करना चाहिए। ये सारी चीजें प्रमोट की जा सकती हैं, आज हम डिजिटल वर्ल्ड के मीडियम से इसको प्रमोट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नाउ we should also promote intercultural, interfaith and interreligious dialogue and mutual understanding।
समझ में आ रहा है? इंटरकल्चरल, इंटरफेथ, इंटर रिलीजियस डायलॉग्स, एंड दी शुड बी बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? नाउ सिटीजन सपोर्ट मस्ट बी यूज टू एड्रेस, सिटीजन सपोर्ट इसको हमें यूज करना चाहिए, सिटीजन्स का भी सहारा लेना चाहिए ताकि हम चीजों को एड्रेस कर सकें, काउंटर कर सकें जो भी इंपैक्ट है हेट स्पीच के। ओके, सो ये याद रखिएगा, एज वेल एज काउंटर एक्ट इट्स बियरिंग विदाउट रिस्ट्रिक्टिंग राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो अब एक बहुत ही प्यारा आपका मेंस का आंसर भी तैयार हो गया, और प्रीलिम्स के लिए आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें सेक्शंस हैं वो आपने तैयार कर लिए इस सेशन के थ्रू। क्लियर? अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हेट स्पीच मस्ट बी कंडेम्ड, यस, बिकॉज इट हर्ट्स the dignity also, dignity of a person or anything. Okay, so hate speech must be condemned and the law must take action, and hate speech should be treated as a violent act. तो इसीलिए लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि कुछ नए प्रोविजंस लाए जाएं विद इन इंडियन पीनल कोड, ओके, जिससे पनिश किया जा सके जो प्रोवोक करते हैं वायलेंस सोसाइटी में। क्लियर? तो ये सारी चीजें बात की लॉ कमीशन ने। देन अब हेट स्पीच को अगर हमें काउंटर करना है, टैकल करना है, तो उसके लिए कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस की जरूरत है कि इसके रूट कॉजेस क्या है, कौन ऐसे लोग हैं, कौन ग्रुप्स हैं जो, याद रखिए, इसको प्रमोट कर रहे हैं। ओके, देन इंपैक्ट क्या पड़ रहा है सोसाइटी पर, विक्टिम्स कौन कौन है, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। क्लियर? तो मैंने आपको बताया कि हेट स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ओके, सो टैकलिंग हेट स्पीच इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? नाउ, सो इट शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल गवर्नमेंट, सोसाइटीज, प्राइवेट सेक्टर, और इसकी शुरुआत इंडिविजुअल से होनी चाहिए। women, men, everyone, all are responsible, all must act, okay, because it hurts the integrity of India, society, everything, because hate speech promotes hatred and rift in our society. इससे हमारे देश का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुकता है, and it also goes against the secular spirit of our Indian constitution. Okay, so when I say hate speech and article 19, okay, all the Indian citizens are guaranteed freedom of speech and expression under article 19 subclause 2 of the constitution. Clear? So this article is also a subject of number of limitations, बहुत सारे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, no, there are some reasonable restrictions, reasonable restrictions are there. अब किस तरीके के? Now this article is a subject to number of limitations, okay, for example, which is related to sovereignty and integrity of India, state security, cordial relations with foreign countries, okay, public order, morality, etc. ओके, तो स्टेट के पास ये पूरा, याद रखिएगा, पूरा अधिकार है। ओके, स्टेट इज परमिटेड टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंजॉयमेंट ऑफ फ्रीडम्स प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 in terms of section 2 and section 6 of article 19। तो स्टेट पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस रख सकता है ताकि कोई भी इंसान या कोई भी ग्रुप इंडिया की हार्मनी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा ना बने। दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्रिटिकली एनालाइज द रीजन बिहाइंड द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ हेट स्पीच इन इंडिया एंड सजेस्ट मेजर्स टू कर्ब इट। पूरा आंसर मैंने आपको दिया हुआ है हमारे सेशन में। ओके, तो आप सभी लोग सेशन देखने के बाद आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? ये याद रखिएगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
for your current affairs as well as GS paper 2, GS paper 1 Indian society and GS paper 3 internal security. तो ऐसे ही रीसेंट रीसेंट इश्यूज के साथ, रीसेंट ट्रेंड्स के साथ जो एडिटोरियल्स हैं, मैं आप सभी के लिए इजी वे में लाता रहूंगा वीडियोस, ताकि आपकी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। क्लियर? तो वन मोर थिंग, जैसा कि आप सभी के स्क्रीन पर देख रहा होगा कि आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी के न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 11th मार्च। तो जल्द से जल्द एनरोल करें। ओके, जल्द से जल्द एनरोल करें जीएस बैच। जितने लोग 2024 के एपीएससी एज वेल एज यूपीएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, क्लियर? इस बार जीएस बैच में कुछ नई चीजें भी होंगी, एक नया क्राइटेरिया होगा गाइड करने का, समझ में आ रहा है? ताकि आपकी प्रिपरेशन को और इजी वे में और कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में बनाया जा सके। क्लियर? तो थैंक यू सो मच। नाउ आई विल वाइंड अप दिस। थैंक यू सो मच।